हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि मॉरिशस का वर्क परमिट कैसे होता है, कैसा होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि मॉरिशस का वर्क परमिट और जो है स्टूडेंट वीज़ा और मेडिकल, यही सारी चीज़ें के लेके हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि अगर आप अहमदाबाद के आसपास हैं तो मेडिकल कैसे करवा सकते हैं। मैंने हालांकि उस हॉस्पिटल से परमिशन तो नहीं लिया है, लेकिन मैं उनका नाम मेंशन करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि जो मेरा नया वर्क परमिट मॉरिशस का बना है अभी 23 में, तो वो मैं दिखाऊंगा और उसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे से। तो शुरू करते हैं। आप ये वीडियो आखिरी तक देखें, बहुत सारा कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले कि मैं लास्ट ईयर आया था इंडिया में और मैं मॉरिशस में 10 साल काम किया, जिसे आप सभी को पता है। और फिर मेरे घर पे बोला गया कि आपको थोड़ा मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं और किन्हीं कारण के बस मैं जो है रिटर्न इतना जल्दी नहीं जा सका। तो मेरा जो वीज़ा था वो सब मतलब चीज़ें हुई। तो अभी मैंने नया वीज़ा अप्लाई किया मॉरिशस के लिए। उसके लिए मैंने कंपनी ढूंढी, क्योंकि मैं एजेंट से काम नहीं करवाया, मैं खुद कर रहा था। तो मुझे कंपनी अच्छी मिली और मैंने उसके साथ डील करना शुरू किया। और जो भी हमारी बात होती थी वो ईमेल के थ्रू होती थी कंपनी से। और फिर कंपनी ने बोला ठीक है, आप अपना मेडिकल भेजो। तो मैंने मेडिकल करवाया अहमदाबाद से। अहमदाबाद अभिनव हॉस्पिटल है और ये आपको मिलेगा महालक्ष्मी बटवा अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। तो आप जिन लोगों को भी मॉरिशस के लिए मेडिकल करवाना है वो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नाम लेंगे कि विजय पाल यादव ने आपसे मेडिकल करवाया था मॉरिशस के लिए, तो मुझे मेडिकल करवाना है। तो वो जो है आपका मेडिकल कर देंगे, या मुझे मैसेज कर दें, मैं खुद जो है उनको मतलब उनसे बात करूँगा कि कोई आ रहा है आपके पास मेडिकल करवाने के लिए और इनको आप देख लीजिए। तो ये हॉस्पिटल है और सारी चीज़ें जो है पास में हो जाती हैं। और आज आसानी से उन्होंने मेरा रिपोर्ट बनाया, सारी चीज़ें किया, फिर मैं मेडिकल लेके आया। और मैंने ईमेल के थ्रू जो है कंपनी को मेडिकल भेजा। कंपनी ने हमारा मेडिकल जो है मॉरिशस के हेल्थ मिनिस्ट्री में सबमिट किया, लेकिन उन लोगों ने बोला कि जो है ये उन लोगों ने बोला कि जो ओरिजिनल मेडिकल चाहिए। मॉरिशस में आप जब भी मेडिकल अप्लाई करते हो ईमेल के थ्रू मान्य नहीं होगा और सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आपको जो है ओरिजिनल मेडिकल भेजना पड़ेगा। तो आप जो है कोरियर के थ्रू मेडिकल भेजें या कोई मॉरिशस जा रहा है तो उसके थ्रू भेजें। और अगर आप कोरियर के थ्रू भेजते हैं तो मुझसे शायद DHL वालों ने शायद 10,000 रुपीज़ मांगा था पोर्ट लिस्ट के लिए। तो जो है मैंने एक एजेंट के कुछ लोग जा रहे थे तो मैंने खुद अपने हाथों से भेजा था। तो मेडिकल जो है वो चला गया। फिर मेडिकल वहाँ पे गया, मैंने अक्टूबर के लास्ट में करवाया था, मेरा मेडिकल नवंबर में गया। फिर नवंबर में उन लोगों ने मिनिस्ट्री में सबमिट किया और उसको वेरीफाई होने में शायद तो 3-4 महीने से ऊपर लग गया। अप्रैल के आसपास मुझे बताया गया कि आपका मेडिकल जो है वेरीफाई हो गया है और हम लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई आगे देख रहे हैं। तो उन लोगों ने कंपनी ने हमारा जो है वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। तो वहाँ पे थोड़ा इंक्वायरी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर वहाँ से रिप्लाई आता है जो है वर्क परमिट का कुछ पैसा जमा करने के लिए। तो कंपनी ने वर्क परमिट के लिए जो भी निर्धारित फीस होती है उसको जमा किया। फिर उसके बाद में मेरा वर्क परमिट बनने के बाद में मुझे मालूम पड़ा, ये 4-5 मई को मुझे पता चला कि मेरा वर्क परमिट रेडी हो चुका है और मुझे बहुत जल्द बुलाया जाएगा। मैं बोला अच्छी बात है। तो बोले कि अभी जो है रेसिडेंट परमिट आपका वेटिंग में है, तो आपको रेसिडेंट परमिट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे 5-6 मई को मुझे मेरा वर्क परमिट बन गया। और फिर उसके बाद में मुझे 1 महीना वेट करना पड़ा। मुझे जून में 10 जून के आसपास जो है मेरा रेसिडेंट परमिट आया, वर्क परमिट दोनों आया। और मुझे फिर पूछा गया 15 जून को कि आपका टिकट कब किया जाए।
तो मैं यहाँ पे काम करने लगा था एज ए सीनियर मैकेनिक, और कह सकते हैं मेरी पोस्ट से सीनियर मैकेनिक का, पर मैं और भी चीज़ें देखता था। तो मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं इंडिया में क्या कर रहा था पिछले काफ़ी टाइम से। तो मैं सोचा घर पे बैठने से अच्छा कुछ काम करते हैं, तो मैं ये काम कर रहा था। तो अभी हालांकि जब मेरा सारी चीज़ें हो गई तो मैंने कंपनी को बोल दिया कि मेरा हो गया है। उसके बाद मेरा टिकट बना, मेरा वर्क परमिट, रेसिडेंट परमिट और टिकट जो है मुझे अभी जाके मेरे हाथ में आया। लास्ट मंथ ही, लास्ट जून में ही आ गया था, लेकिन अभी जुलाई है, 7वां महीना ये है और 2 महीना उधर रख लो। मेरा कंप्लीट सारा कुछ बनने में, सारी चीज़ें रेडी होने में मुझे जो है 9 महीना लग गया। 9 महीना नहीं, फिर भी 8 महीने पूरा रख लीजिए मेरा वर्क परमिट और टिकट, सारी चीज़ें रेडी होने में, और मुझे जाने में और भी मतलब टाइम लगेगा। तो अभी कह सकते हैं कि सारा प्रोसेस होने में जो भी कुछ होता है आपको मतलब 9-10 महीने लग जाते हैं। और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जो है मॉरिशस का वर्क परमिट कैसा होता है। तो आप सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि ये जो मेरा है, ये मॉरिशस का मेरा वर्क परमिट है। आप देख सकते हैं, ये मेरा फोटो लगा है, स्टैंप लगा हुआ है 2 जगह पे। तो ये मेरा जो है कि मॉरिशस का वर्क परमिट है, और आप ये देख सकते हैं कि ये टिकट है तो मेरे हाथ में, और रेसिडेंट परमिट भी है। तो उसको मैंने आप लोगों के सामने नहीं किया, लेकिन सेम है। तो सारी चीज़ें रेडी हैं। आई होप कि बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी, और हम बहुत सारे वीडियो शूट करेंगे मॉरिशस में, बहुत सारा एंजॉय करेंगे। मॉरिशस बहुत अच्छी कंट्री है, और मैं बहुत मिस करता हूँ मॉरिशस को। लाइक बीच पे जाना, हैप्पी राजा में खाना खाना, सॉफ्रेन में खाना खाना, और कॉन्टिनेंटल में जाना, चाहे फिर सोफिटल में हो, और फिर अपना फिलिकन फ्लाक है, मुसवाजी है, टूबीच है, ग्राम्बे है, काइप मालरे है, और बहुत सारी औसलारे है, और बगाटेल है, लखवा जेट है। बहुत सारी जगह हैं जो मैं उन जगहों को काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि मैं 10 साल रहा तो चीज़ें याद आती हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे अंकल जी हैं, और स्पेशल मोना भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलूँगा। और भी बहुत लोग हैं, कुछ कैसे बोलेंगे, कुछ जो है कुछ फ्रेंड लोग और भी हैं, तो उनसे भी मुलाकातें होंगी, बातें होंगी। तो आई होप कि हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होगी। और अब थोड़ा बात और कर लेते हैं कि मॉरिशस कंट्री कैसा है, जो नए लोग हैं, क्योंकि पुराने बहुत सारे मेरे वीडियो पड़े हैं, तो उनमें जो है सभी में मैंने बात किया है। लेकिन मॉरिशस में अभी वेदर जो है, ठंडी का मौसम चल रहा है। तो मॉरिशस में अभी मॉरिशस में अभी अच्छी खासी ठंडी पड़ने वाली है, क्योंकि जून महीने से वहाँ ठंडी स्टार्ट हो जाती है। तो आधे मई से होता है, और जून जुलाई जो है वहाँ फुल ठंडी पड़ती है। अगस्त में भी रहता है, सितंबर के बाद चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो अभी 15 सितंबर तक की ठंडी वहाँ पड़ेगी। 15 सितंबर के बाद जो है नॉर्थ मॉरिशस में गर्मी होगी, लेकिन जो साउथ मॉरिशस है वहाँ पे ठंडी जो है अक्टूबर में जाके ख़त्म होगी। तो अभी वहाँ का ठंडा मौसम है, सारी चीज़ें अच्छी हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। ठंडी के सीज़न में थोड़ा टूरिस्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है मॉरिशस में निकलना, लेकिन फिर भी पर्याप्त मात्रा में लोग आते हैं। यूरोप के लोग आते हैं, इंडिया के लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो ऐसा है। और ठंडी भी मतलब इंडिया के जैसे नहीं पड़ती है कि -डिग्री चला गया या 5-6 डिग्री चला गया। वहाँ पे 10-15 डिग्री टेम्परेचर होता है, जो मिनिमम होता है। और बाकी मॉरिशस आप नेट पे देखें होंगे बहुत सारी, बहुत मज़ा आता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे BJM59 पे जाके देखेंगे, मेरे फ़ोटो वीडियो जो भी हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और वहाँ पे मतलब लोग पूछते हैं खान पान कैसा है, मॉरिशस समंदर के बीच में है तो क्या सी फूड हो, ऐसा नहीं है। आप अगर नॉन वेज खाते हो तो आपको नॉन वेज पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, आप वेज खाते हो तो आपको पर्याप्त मात्रा में वेज मिलेगा। सब्जियां का थोड़ा, जब साइक्लोन टाइम होता है जनवरी या फरवरी में, तो थोड़ा साइक्लोन की वजह से थोड़ी चीज़ें वो होती हैं,
पर ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है, 1-2 महीने का ऐसा होता है, वो भी साइक्लोन के टाइम पे। बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। और हाँ, नवंबर या दिसंबर में सब्जी थोड़ा महंगी हो जाती है। बाकी सीजन में सब्जी अभी बहुत भरमार होगी, सब्जी की अच्छी अच्छी सब्जियां होंगी, सारी चीज़ें होंगी। तो आप जो है सारी सब्जियां मिलती हैं, कद्दू है, लौकी है, मतलब प्याज, आलू, फ्लावर, गोभी, जो भी है सारी से बैगन, सारी सब्जियां मिलती हैं। अगर आप नॉन वेज नहीं खाना चाहते हैं, सिर्फ वेज खाना चाहते हैं, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आप शॉपिंग मॉल में जाओगे जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, दाल है, दूध है, चावल है, आटा है, तो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है नहीं मिलती हैं। बहुत सारे लोग हैं इंडिया से नहीं बोलते ये ले चलो, वो ले चलो, यहाँ नहीं मिलेगा वहाँ। पर मुझे लगता है कि थोड़ा रेट कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें आपको मॉरिशस में आसानी से मिल जाती हैं। और जो मॉरिशस में मिलती हैं वो सारी चीज़ें इंडिया में मिल जाती हैं। तो जब मैं मॉरिशस से इंडिया आया था, मैं मॉरिशस से बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं लेके आया था। मैं बोला सारी चीज़ें इंडिया में मिलेंगी तो मैं इंडिया में कर लूँगा। और जब मैं यहाँ से नहीं जाने लगूंगा तो सेम कहानी होगा। मैं कुछ ऐसा लेके जाने वाला नहीं हूँ कि जो है मुझे वहाँ पे लेके जाना पड़े। हो सकता है कि सेविंग का कुछ सामान ले लूँ, क्योंकि वो थोड़ा मेरे लिए, बाकी और ऐसा कुछ मैं नहीं लेके जाने वाला हूँ कि मैं वहाँ जाके ना खरीद सकूँ। सारी चीज़ें मिलेंगी मुझे, कपड़े हैं, शूज हैं, सब कुछ वहाँ मिलता है, थोड़ा कम ज़्यादा रेट में। लेकिन जब आप मॉरिशस जाओगे तो वहाँ क्या होगा कि आपको 100 रुपये, आप मॉरिशस 100 रुपये 100 का नोट होगा, तो आप इंडिया के, आपका दिमाग जो है हमेशा इंडिया की करेंसी में घूमेगा कि ये 100 रुपये, मेरे हाथ में 200 रुपये है इंडिया का, तो आप नई चीज़ें खरीद पाओगे। लेकिन मैं थोड़ा 1-2 महीना ऐसा मेरे साथ रहा जब मैं शुरू में गया, लेकिन बाद में चीज़ें सब बदलती गई। बाद में चीज़ें मेरे दिमाग में ये सब नहीं है। अभी इंडिया में हूँ तो इंडिया का खर्चा कर रहा हूँ, इंडिया रुपया है। मॉरिशस का जाता हूँ तो मॉरिशन करेंसी होती है, तो मॉरिशस के हिसाब से खर्चा करता हूँ। मैं इंडिया से कंपेयर नहीं करता हूँ। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो आपके लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कोई चीज़ खरीद नहीं सकते हो, आप अच्छे से खर्चा नहीं कर सकते हो, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आप खाने पीने में भी कंजूसी करोगे। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि ये मॉरिशस का पैसा है और इंडिया में जाके डबल हो जाएगा, तो चीज़ें आप कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए मैं ज़्यादा माइंड पे नहीं रखता हूँ। दूसरी बात है कि लोग पूछते हैं कि ये कंपनी कैसी है, वो कंपनी कैसी है। देखो, बहुत सारी कंपनियां हैं जो मैं नहीं जानता हूँ, बहुत सारी जो फेमस कंपनियां हैं उनको मैं जानता हूँ, पर मैं किसी कंपनी के बारे में अच्छा बुरा नहीं बोल सकता हूँ कि वो कंपनी अच्छी है कि बुरी है। कंपनी अच्छी बुरी नहीं होती है, वहाँ के स्टाफ आपके साथ कैसे व्यवहार करते हैं और आपका व्यवहार उनके साथ कैसा होता है। आपके स्टाफ के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, हो सकता है कि बहुत अच्छा जाए। स्टाफ के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको काम को लेके कुछ दिक्कत है, तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप इंडिया में कहीं भी, वर्ल्ड के कहीं भी कोने में जाओ, एक ही कंपनी में कुछ लोग मजे करते हैं, आराम से काम करते हैं, अपना 100% देते हैं और मौज में रहते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको स्टाफ पसंद नहीं करता है, डिमोटिवेट करता है, तो उनको तकलीफ होती है। तो ऐसा मेरे साथ यहाँ भी है, क्योंकि मैं इंडिया में पहले काम करके गया, सेम कंपनी में काम करने गया। जो टॉप लेवल के बॉस हैं, मैनेजर लोग हैं, पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करते हैं, आपको लेके उनको ऐसा लगता है कि जो है आप उनकी जगह खा रहे हो। तो ये चीज़ें हर जगह हैं, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो कंपनी कोई अच्छी बुरी नहीं होती है, बस वहाँ के लोग अच्छे बुरे और कैसे मिलते हैं वो देखना पड़ेगा। बाकी अगर आप मॉरिशस जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रहने खाने का सारा कुछ कंपनी करके देगी। करके देगी का मतलब क्या है, वहाँ का गवर्नमेंट का रूल है कि आप किसी को बाहर के आदमी को बुलाते हो तो सबसे पहले उसकी रहने की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो और ट्रांसपोर्ट दो। अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, शायद 1.5 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा दूर है, तो आपको उनको कंपनी को आपको ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा, आने जाने की सुविधा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट पूछने नहीं आती एक बार वहाँ से पहुँचने के बाद में। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं पूछने आती है। जब आप बिना पेपर के काम करोगे, गवर्नमेंट आपको पता लगा लेगी कि आप कहाँ पे हो, क्या है।
क्योंकि इतने सारे बांग्लादेशियों को कंपनी गवर्नमेंट ने डिपोर्ट किया है। और बांग्लादेशियों को मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रिपोर्ट निकालोगे तो मैक्सिमम जो है बांग्लादेश के लोग जो है टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ काम करके और छुप के काम करने लगे। कुछ लोगों ने शादी कर लिया, कुछ लोगों ने कुछ किया, तो गवर्नमेंट जो है वो सख्त हो गई। अभी तो सबके लिए सख्त है, चाहे इंडिया हो या बांग्लादेश, नेपाल। गवर्नमेंट बोलती है आपके पास पेपर है, आप काम करो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। और अगर आप बिना पेपर के काम करना चाहोगे तो जो है गवर्नमेंट प्रॉब्लम करेगी। और वहाँ के लोग जो भी हैं वो हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए हो तो वहाँ के लोग परेशान करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। दिक्कत क्या होती है कि वो लोग बहुत साफ़ सफाई करते हैं और अपने आसपास चीज़ें बहुत साफ सुथरी रखना चाहते हैं और उनके ये कल्चर में है। हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं, हमारे यहाँ जब बोल रहा हूँ तो इसमें इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश सारी कंट्रियाँ आती हैं। तो उनको सफाई को लेके सारी चीज़ें कुछ ऐसे मतलब उनके कंपेयर में थोड़ा ऐसा दिक्कत होता है। तो उनको इन चीज़ों को लेके थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको मॉरिशस जाना है तो अपने आसपास में जो भी चीज़ें हैं काफ़ी साफ़ सुथरी रखनी है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और आपको ऐसे खुले में कूड़े नहीं फेंकना है। खुले में आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको ट्रैफिक का रूल को फॉलो करना है। आप कहीं जा रहे हो तो आपको हेलमेट लगाना है। मॉरिशस में क्या है कि यहाँ पे तो जो बाइक को ड्राइव करता है वो हेलमेट नहीं लगाता है, पीछे बैठने वाले की तो बात छोड़ो। पर मॉरिशस में ऐसा नहीं है। जो मॉरिशस में ड्राइव कर रहा है वो भी हेलमेट लगाएगा और जो पीछे बैठा है वो भी हेलमेट लगाएगा। तीसरे आदमी को बैठने का वहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। दो ही लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम एक बाइक पे। और बाकी कंट्रियों में क्या होता है, कई लोग बैठ जाते हैं, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होगा। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए, क्योंकि आप 1-2 किलोमीटर जाओगे तो आपको ज़रूर चेकिंग वाले पकड़ लेंगे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। तो सारी चीज़ें ये है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि मान लो जब आप वर्क परमिट में जा रहे हो तो आपके का जो है काम करने का ही अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप वर्क परमिट पे जाके वहाँ बिजनेस करने लगो और वहाँ मतलब आप डील करने लगो, क्योंकि वहाँ पे आप छोटी सी छोटी जो भी शॉप होगी सारी रजिस्टर्ड होती हैं। गवर्नमेंट को पता होता है कि ये दुकान है, भले छोटा है, परचून का किराना स्टोर है या कुछ और है, तो उनका वो रजिस्ट्रेशन होता है, दुकान नंबर ये इतना सारा कुछ। उनका एक जो भी टैक्स होता है या कितना क्या होता है इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के यहाँ सारी निगरानी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वर्क परमिट पे जाओ और वहाँ से अपना दुकान डाल लो, ऐसा वो कर लो, तो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि मुझे एक चीज़ और बुरी लगती है कि यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत सारे जो है एजेंट लोग भेज देते हैं, कैसे करके अपना उल्लू सीधा करके वो अच्छा खासा अमाउंट लेके 4 लाख रुपए लेके 3.5 लाख रुपए लेके 5 लाख रुपए लेके स्टूडेंट को भेज देते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आप वहाँ जाओ 50,000 कमाओगे, ये करोगे वो करो। सारी बातें फर्जी हैं। आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाके 50,000 40,000 नहीं कमा सकते हो। आप रोज़ काम करोगे, कॉलेज भी नहीं जाओगे तो मैक्सिमम 30,000 चाहे कमा पाओ, और वो भी आपको वैसा काम नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हो। तो सारी चीज़ें ये होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से लोग किसी को भेज रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो है उसमें दखल अंदाजी करके जो है सही चीज़ों को सही तरीके से नहीं स्टूडेंट की हेल्प की जा सके। इसमें स्टूडेंट के लिए एक अलग से नहीं, मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ होने मतलब कोई टीम होनी चाहिए कि जो है अपनी बात जाके वहाँ पे रख सकें। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे कभी कभी एजेंट लोग गलत वीज़ा बना के दे देते हैं, रेसिडेंट गलत बना के दे देते हैं, सिर्फ जो है सेम कॉपी करके आपका नाम जो है ऐड करके दे देते हैं। जैसे कि मेरा इसमें नाम है तो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, खाली ये फ़ोटो जो है किसी और का चिपका देंगे और जो इसमें नेम है उसको किसी और का लगा के उसको बोलेंगे लो अपना वर्क परमिट, रेसिडेंट परमिट, और उससे जो है 1 लाख रुपए ले लेंगे या 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। लेकिन जैसे वो जाएगा एयरपोर्ट पे तो एयरपोर्ट पे तो फर्जी निकलेगा। तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए मुझे लगता है कि मॉरिशस में या इंडिया में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, और जहाँ पे पूरी कंट्री का ऑनलाइन जो है आप अच्छे से चेक कर मतलब कर सको। और इसका एक मतलब
गवर्नमेंट के यहाँ प्रचार भी कराना चाहिए कि जो है अभी वेबसाइट पे जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। बाकी प्राइवेट लोग चेक करते हैं, धक्के खाते हैं, सबको नहीं पता होता जो नए नए लोग होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। और बाकी भी और भी किसी के सवाल जवाब हैं आप मुझे बोल सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम BJM59 पे। और आप लोग कोशिश ये करें कि टोटल जितने भी चीज़ आपको पूछना है एक ही में आप पूछें, एक ही मैसेज करें और मैं उसको पॉइंट करके जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे कॉल ना करें क्योंकि मैं कॉल किसी का रिसीव नहीं करता हूँ और टाइम नहीं मिलता है। मेरे पास फ़ोन होता है, आपका कॉल करोगे मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं नॉर्मल कॉल भी जल्दी नहीं लेता हूँ किसी का। तो कुछ लोग मुझसे गुस्सा रहते हैं। दूसरी बात क्या है कि मुझे इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज ना डालें क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सुनता हूँ। आप मैसेज अपने हाथ से लिख के डालें, आपको लिखना नहीं आता आप किसी फ्रेंड से लिखवाएं, हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिखाएं, मैं जो है उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी जो भी चीज़ें हैं मॉरिशस पहुंचने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच।